चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एनालिसिस में हम ये डिकोड करने वाले हैं कि कैसे सफल क्रिएटर्स उस बेसिक यूट्यूब एड रेवेन्यू वाले भ्रम से बाहर निकलकर एक असल में सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल चैनल खड़ा करते हैं। अक्सर ये माना जाता है कि बस वीडियो डाल दो, वायरल हो जाओ और पैसा ही पैसा, राइट? लेकिन आज हम डेटा और सोर्सेस के जरिए पर्दे के पीछे की वो असली कहानी समझेंगे जिससे एक स्मार्ट क्रिएटर अपना पूरा एम्पायर बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब अक्ष वर्मा के डेटा से एक बहुत ही चौंकाने वाला नंबर सामने आता है। जरा सोचने वाली बात है, एक यूट्यूब शॉर्ट पर पूरे 1 लाख व्यूज आते हैं और उसकी कमाई महज 100 से 200 रुपए। ये काफी शॉकिंग है ना? ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। 1 लाख लोगों का अटेंशन ग्रैब करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन बदले में मिलने वाला ये रेवेन्यू चीख चीख कर कह रहा है कि सिर्फ व्यूज और एडसेंस के भरोसे तो करियर नहीं चलने वाला। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। एक स्टूडेंट क्रिएटर हैं चैट ग्रो। उनका डेटा अगर हम देखें तो इन्होंने ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल किया और एक ही साल के अंदर 2,15,000 रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली, और वो भी सिर्फ एक नॉर्मल स्मार्टफोन से शुरुआत करके। अब सवाल उठता है कि जब एडसेंस इतना कम पैसा दे रहा है तो ये इतनी बड़ी रकम आ कहां से रही है? बस इसी सीक्रेट को आज हम पूरी तरह से अनपैक करने वाले हैं। इस एनालिसिस को हमने कुछ खास हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले द एडसेंस रियलिटी चेक, फिर द क्रिएटर स्किल फाउंडेशन, उसके बाद साइकोलॉजी फॉर चैनल ग्रोथ, फिर बात करेंगे पैसिव यूट्यूब इनकम स्ट्रीम्स और एक्टिव मोनेटाइजेशन एंड स्पॉन्सरशिप्स की, और आखिर में समझेंगे द ट्रू क्रिएटर माइंडसेट। तो सबसे पहले बढ़ते हैं सेक्शन 1 की तरफ, द एडसेंस रियलिटी चेक। आजकल इंटरनेट पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी फैली हुई है, वो ये कि रातों रात कोई वीडियो वायरल होगी और अगले दिन बैंक अकाउंट पैसों से भर जाएगा। रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। सोर्सेस साफ बताते हैं कि जो सच में स्मार्ट क्रिएटर्स होते हैं ना, वो इस प्लेटफॉर्म को एक सीरियस बिजनेस की तरह ट्रीट करते हैं। वो महीनों तक बैठकर अपनी हार्ड स्किल्स को शार्प करते हैं। उनके लिए एडसेंस सिर्फ एक छोटी सी पॉकेट मनी या बोनस है। असली पैसा तो उन स्किल से आता है जिन्हें पर्दे के पीछे महीनों घिसकर मेहनत से बनाया जाता है। और इसी के साथ हम आते हैं सेक्शन 2 पर, द क्रिएटर स्किल फाउंडेशन। सच कहूं तो शुरुआत में कोई भी इन बेसिक चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहता। हर किसी को बस शॉर्टकट चाहिए होता है। लेकिन चैट ग्रो का एक्सपीरियंस हमें बताता है कि बिना इन 7 क्रिटिकल हार्ड स्किल्स के लॉन्ग टर्म गेम जीतना नामुमकिन है। ये स्किल्स हैं वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिजाइन, स्क्रिप्टिंग, वॉइस मॉड्यूलेशन, कॉपीराइटिंग, रिसर्च और सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन साइकोलॉजी। ये कोई फैंसी शब्द नहीं है, ये वो असल हथियार हैं जो एक बोरिंग सी वीडियो को एक हाई रिटर्न एसेट में बदल देते हैं। बिना इन्हें सीखे सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठे रहना एक बहुत बड़ी भूल है। और जब कोई इन स्किल्स में मास्टर बन जाता है ना, तब होता है असली मैजिक। इसे द ट्रोल फेस ब्रेक थ्रू से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। हुआ ये कि चैट ग्रो ने 1 महीने तक सब कुछ साइड में रखा और सिर्फ एडिटिंग पर फोकस किया। फिर उन्होंने नोटिस किया कि मार्केट में ट्रोल फेस ट्रेंड की डिमांड आसमान छू रही है, लेकिन कोई भी ढंग का हाई क्वालिटी ट्यूटोरियल सप्लाई नहीं कर रहा था। बस फिर क्या था, उन्होंने अपनी नई एडिटिंग स्किल्स लगाई और वो ट्यूटोरियल बना डाला। रिजल्ट 3 लाख से भी ज्यादा व्यूज। ये किस्मत नहीं थी, ये मार्केट डिमांड और स्किल्स का एकदम परफेक्ट कॉम्बो था। चलिए अब चलते हैं सेक्शन 3 पर, साइकोलॉजी फॉर चैनल ग्रोथ। इसे रिपीट साइकोलॉजी कहा जाता है। सिंपल भाषा में समझे तो जो चीज एक बार ऑडियंस को पसंद आ गई वो दोबारा भी चलेगी। शर्त बस इतनी है कि उसे पिछली बार से थोड़ा और बेहतर, थोड़ा और इंप्रेसिव तरीके से पेश किया जाए। इसी साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके क्रिएटर्स वो गारंटीड व्यूज वाला लूप क्रैक कर लेते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग भी है। अगर कोई क्रिएटर बस एक ही टॉपिक को तोते की तरह बार बार रिपीट करता रहे तो वो उसी नीश में फंस कर रह जाता है और फिर चैनल के डेड होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस खतरे से कैसे बचें? यहीं पर एक और कमाल की साइकोलॉजी काम आती है जिसे कहते हैं क्यूरियोसिटी गैप। इसमें होता क्या है कि कंटेंट के अंदर बहुत सारी काम की जानकारी तो दी जाती है, लेकिन जानबूझकर एक सबसे अहम पीस मिसिंग छोड़ दिया जाता है ताकि ऑडियंस के दिमाग में एक खुजली हो और वो उस जानकारी के लिए अगली वीडियो पर क्लिक करने को मजबूर हो जाएं। इसी स्मार्ट तरीके का इस्तेमाल करके एक पूरी की पूरी मीम ट्यूटोरियल वाली ऑडियंस को बिना बोर किए यूट्यूब ग्रोथ वाली ऑडियंस में बहुत ही स्मूथली शिफ्ट कर दिया गया है ना कमाल की ट्रिक? अब आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट पर, सेक्शन 4, पैसिव यूट्यूब इनकम स्ट्रीम्स।
अक्षय वर्मा का ये एक्सपीरियंस एक जबरदस्त एग्जाम्पल है। उन्होंने सिर्फ एक सिंगल वीडियो में एक होस्टिंग सर्विस को रेकमेंड किया जिसे वो खुद इस्तेमाल करते थे और उससे 1 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली। ये है एफिलिएट मार्केटिंग का असली पावर। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बस डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया और लोग खरीदने लगेंगे। बिल्कुल नहीं। क्रिएटर को बहुत ही ऑनेस्टी के साथ ये समझाना पड़ता है कि वो प्रोडक्ट काम कैसे करता है और उससे ऑडियंस की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। जब इंटेंशन सिर्फ बेचने का नहीं बल्कि सच में मदद करने का होता है, तब जनरेट होती है असली एफिलिएट इनकम। इसके अलावा एक और बहुत ही पावरफुल तरीका है डिजिटल प्रोडक्ट्स और वेबिनार्स। यहाँ एडसेंस का कोई रोल ही नहीं है। यहाँ अपनी नॉलेज और एक्सपर्टीज को डायरेक्ट मोनेटाइज किया जाता है। उदाहरण के लिए 200 रेडीमेड सैटिस्फाइंग वीडियोस का बंडल सेल करना, या फिर अगर हम क्रिएटर डिजिटल धैर्य का ही एग्जाम्पल लें, जो सिर्फ 15 मिनट की लाइव ट्रेनिंग या कंसल्टेशन के लिए 999 रुपए चार्ज करते हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि लोग सिर्फ एक सोल्यूशन के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं, बल्कि अपना कीमती समय बचाने के लिए पे कर रहे हैं। ये एक ट्रू पैसिव इनकम है। प्रोडक्ट एक बार बनता है और बार बार बिकता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5 की तरफ, एक्टिव मोनेटाइजेशन एंड स्पॉन्सरशिप्स। सच तो यह है कि YouTube को सिर्फ एक एंटरटेनमेंट ऐप मानना अब बंद करना होगा। आज के समय में ये एक ओपन लाइव पोर्टफोलियो है। अगर किसी के पास वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग या स्क्रिप्टिंग जैसी कोई भी सॉलिड स्किल है, तो उस काम को वीडियोस के जरिए पूरी दुनिया के सामने शोकेस किया जा सकता है। क्रिएटर अमन गाइड्स ने एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम किया। उन्होंने अपने ट्यूटोरियल्स के जरिए अपनी एडिटिंग स्किल्स दिखाई और बिना एड्स पर 1 भी रुपया खर्च किए फुकरा इंसान जैसे टॉप टियर क्रिएटर्स को अपना फ्रीलांस क्लाइंट बना लिया। माइंड ब्लोइंग, राइट? अब बात करते हैं ब्रांड डील्स की। ब्रांड्स खुद चलकर किसी के दरवाजे पर नहीं आते, उन्हें खोजना पड़ता है। इसका प्रोसेस बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्टेप 1, उन ब्रांड्स को ढूंढना जो ऑलरेडी उस स्पेसिफिक नीश में दूसरे क्रिएटर्स को स्पॉन्सर कर रहे हैं। स्टेप 2, उन्हें ईमेल या इंस्टाग्राम पर अप्रोच करना और बताना कि इस कोलैबोरेशन से उन्हें क्या और कैसे फायदा होगा। और स्टेप 3, जब डील पक्की हो जाए तो प्रोडक्ट को वीडियो में इतने नेचुरल तरीके से इंटीग्रेट करना कि वो कोई ऐड लगे ही ना। सच कहूं तो 10 ब्रांड्स को रीच आउट करने पर शायद 9 रिजेक्ट कर दें, लेकिन वो एक वो पूरी गेम चेंज कर देती है। और एक दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे आउटरीच प्रोसेस को अब AI टूल्स ने और भी ज्यादा एफर्टलेस बना दिया है। ग्लिमो AI जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके आज के टाइम में 100 मिलियन से ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स को डिस्कवर किया जा सकता है। उनके फेक नहीं बल्कि असली एंगेजमेंट रेट्स चेक किए जा सकते हैं, और तो और आउटरीच ईमेल्स को पूरी तरह ऑटोमेट भी किया जा सकता है। ये इस बात का सबूत है कि क्रिएटर इकोनॉमी अब कितनी ज्यादा प्रोफेशनल और टेक ड्रिवन हो चुकी है। अब ब्रांड्स और क्रिएटर्स को जोड़ने का हेवी लिफ्टिंग वाला काम डेटा और AI कर रहे हैं। और फाइनली हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 6, द ट्रू क्रिएटर माइंडसेट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। एक 30,000 सब्सक्राइबर्स वाला छोटा चैनल भी आसानी से हर महीने 50,000 से 1 लाख रुपए तक कमा सकता है। लेकिन उसके पीछे की कीमत क्या है? एक पूरे साल की जीरो अर्निंग, अनब्रेकेबल कंसिस्टेंसी और ऐसा हार्डवर्क जो आम लोगों के बस की बात नहीं है। जब कोई पैसा नहीं आ रहा होता है, जब व्यूज नहीं दिख रहे होते हैं, ठीक उस वक्त भी बिना रुके काम करते रहना और नई स्किल्स सीखते रहना, बस यही वो इकलौता माइंडसेट है जो टॉप 1% क्रिएटर्स को बाकी के 99% से बिल्कुल अलग खड़ा कर देता है। इस पूरी जर्नी की शुरुआत बस एक छोटे से डिसीजन से होती है, और इस एनालिसिस को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करेंगे जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या इस पूरे क्रिएटर वाले काम को सिर्फ एक टाइम पास या कैजुअल हॉबी की तरह लिया जा रहा है, या फिर इसे एक सीरियस बिजनेस माना जा रहा है जिसमें एक्चुअल मार्केटेबल स्किल्स सीखने की सख्त जरूरत है? इस सवाल का जो भी जवाब होगा ना, वो ही तय करेगा कि आने वाले वक्त में एक मजबूत एम्पायर बनेगा या फिर सिर्फ स्ट्रगल। इस पर गहराई से विचार करना बहुत जरूरी है।